नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। और मौर्य साम्राज्य से जितने भी संबंधित इम्पोर्टेंट तथ्य हो सकते हैं दोस्तों, जो भी एग्जामिनेशन हाल में पूछे जाते हैं, सारे के सारे तथ्यों को मैं यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों। ऐसा एक भी तथ्य नहीं है जो छूट जाएगा और जो एग्जामिनेशन में आते हैं और मैं उसको यहाँ ना मेंशन करूँ। सारे तथ्य बताऊंगा दोस्तों। साथ ही साथ अगर जो पहली बार आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए। हिस्ट्री की पूरी हिस्ट्री का जितना भी टॉपिक हो सकता है दोस्तों, एक के बाद एक सारे टॉपिक पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग किया है दोस्तों सिंधु सभ्यता से, फिर वैदिक काल के बाद जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म के बाद हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा है इस्लाम धर्म के बारे में, फिर उसी क्रम में शैव पढ़ा है, वैष्णव पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ईसाई धर्म पढ़ा है, फिर पारसी धर्म पढ़ा है। ठीक है, तो इसी क्रम में फिर हमने मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ा है। ठीक है, और इसके बाद सिकंदर का अलग से वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। और उसी के बाद दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मौर्य साम्राज्य पढ़ने वाले हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, मौर्य साम्राज्य दोस्तों सबको पता है, आप लोग को पता ही होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और जो नंदवंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसकी क्या हिस्ट्री है। ठीक है, वो सब आपको पता होगा, और नहीं भी पता है तो अभी मैं आगे एक एक क्रम से सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक हुआ दोस्तों वो कौन हुआ। स्पेशली देखिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पे और बता देना चाहूंगा कि मौर्य साम्राज्य में मुख्यतः हम लोगों को 3 शासकों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, 3 शासकों के बारे में पढ़ना है, और उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पहला चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य सबसे इंपॉर्टेंट है कि मौर्य वंश का जो संस्थापक है दोस्तों वो कौन है। एग्जामिनेशन आज में पूछ देता है कि मौर्य वंश का जो संस्थापक है दोस्तों वो कौन है। मौर्य वंश का संस्थापक, ठीक है, तो जो मौर्य वंश का जो संस्थापक हुआ दोस्तों वो हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अक्सर देखा जाता है कि अगर जो छोटे एग्जामिनेशन है तो पूछ लेता है, बड़े भी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इंक्लूड कर देता है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, वो हुआ था 345 ईसा पूर्व में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, वो हुआ था 345 ईसा पूर्व में। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब ये दोस्तों बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, जैसे कुछ लोगों का ये मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो क्षत्रिय थे, कुछ लोगों का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है, कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो दोस्तों निम्न कुल से संबंधित थे। ठीक है, तो कोई ऑथेंटिक अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन एक विद्वान हुए जिनका नाम हुआ विशाखा दत्त। ठीक है, विशाखा दत्त की एक कृति है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए दोस्तों वृषल नाम का वृषल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और वृषल जो शब्द है दोस्तों वो निम्न कुल को प्रदर्शित करता है। यानी चंद्रगुप्त विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस से ये ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो निम्न कुल से संबंधित थे। ये केवल एक विद्वान के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, पूछ लेता है यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछ लेता है कि विशाखा दत्त की कृति का नाम बताइए। ठीक है, सॉरी विशाख दत्त, ठीक है, विशाख दत्त। ठीक है, पूछ देता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विशाख दत्त की जो कृति थी दोस्तों उसका क्या नाम है। उसका नाम है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस।
और इसी मुद्रा राक्षस में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया और उसके लिए ब्रिसल शब्द का इस्तेमाल किया। विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस नामक कृति की रचना की और इसी में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल, ठीक है, ब्रिसल नामक शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ होता है निम्न वर्ग का, ठीक है, निम्न वर्ग का। यानी मुद्रा राक्षस के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य हुए दोस्तों, वो हुए निम्न कुल से या निम्न वर्ग से संबंधित हुए, ठीक है। आगे हम लोग मूव करेंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए, सबको पता है दोस्तों कि जो अंतिम नंद राजा हुआ उसका नाम था घनानंद, ठीक है। तो घनानंद और चाणक्य से कुछ कंट्रोवर्सी हुई दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने इस पे आधारित बहुत सारे सीरियल देख रखे होंगे, ठीक है। तो क्या हुआ दोस्तों कि जो चाणक्य था, चाणक्य का नाम देखिए, विशाखादत्त, कौटिल्य और चाणक्य, ये तीनों नाम बहुत ही, सॉरी विशाखादत्त नहीं दोस्तों, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, ये तीन नाम इसके मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो चाणक्य था उसने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, किसको हराने में, नंद वंश का जो अंतिम शासक हुआ घनानंद को। तो क्या हुआ दोस्तों, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की, किसको, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराने में, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेंगे दोस्तों चाणक्य के बारे में। चाणक्य, ठीक है, चाणक्य ने क्या किया दोस्तों, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की जो सहायता की, किसको हराने में दोस्तों, घनानंद को, ठीक है। और जो चाणक्य था दोस्तों, देखिए, ठीक है, चाणक्य जो था उसने पुस्तक लिखी थी, ठीक है। अच्छा चलिए, एक प्रश्न और यहाँ पे पूछ लेता है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है। ये चाणक्य जो था दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री, ठीक है। चाणक्य जो था दोस्तों, वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री हुआ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने आपको बता रखा है कि इसने घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की, ठीक है, घनानंद को हराने में, ठीक है। किसकी मदद की दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की। आप लोग इतना याद रखेंगे तो जब एग्जामिनेशन ऐसे, देखिए दोस्तों, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लोग चीजों को करते चलिएगा, ठीक है। आपको एकदम याद आ जाएगा जैसे जैसे मैंने बताया। अभी तक हमने क्या बताया, मौर्य साम्राज्य हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने बताया कि जो मौर्य वंश का जो संस्थापक हुआ वो हुआ दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, और उसका जो जन्म हुआ दोस्तों 345 ईसा पूर्व में हुआ। और विशाखादत्त की एक कृति है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में विशाखादत्त ने वृषभ शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य को बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो निम्न कुल से संबंधित थे, ठीक है। जो चाणक्य हुआ दोस्तों वो मेन सहयोगी था चंद्रगुप्त मौर्य का, और इसने ही घनानंद को हराने के लिए चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, ठीक है, सीने सहायता की थी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, अब यही बाद में चल के चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बनता है। पूछ देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो था दोस्तों चाणक्य। और चाणक्य का दोस्तों पूछ देता है कि अदर नाम बताइए, तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त, आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये इसके तीन नाम थे, ठीक है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, ठीक है। अब देखिए, ये जो इसकी पुस्तक आती है दोस्तों, चाणक्य की एक पुस्तक आती है, उसका नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। चाणक्य की एक पुस्तक है दोस्तों, चाणक्य की एक पुस्तक है, ठीक है, उसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र,
ठीक है, आप सबको पता होगा कि चाणक्य ने जो जिस पुस्तक की रचना की उसका नाम था अर्थशास्त्र। चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या हुआ दोस्तों? वो हुआ अर्थशास्त्र। ठीक है, पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र का जो संबंध था, चाणक्य की अर्थशास्त्र का जो संबंध है दोस्तों, वो किस चीज से था या है? तो वो था दोस्तों राजनीति से संबंधित। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र पुस्तक हुआ वो किससे संबंधित हुआ दोस्तों? वो हुआ राजनीति से संबंधित। ठीक है, चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्तों, कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो राजगद्दी पे कब बैठा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो हुआ दोस्तों राजगद्दी पे बैठा 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, राजगद्दी पर ये कब बैठा? ठीक है, वो बैठा 322 ईस्वी में। ये लिख लीजिएगा यहाँ पे, संस्थापक यही हम कर लेते हैं। ये जन्म तो इसका हुआ 345 ईस्वी में, लेकिन ये गद्दी पे कब बैठा दोस्तों? ये गद्दी पे बैठा 322 ईसा पूर्व। आप लोग याद रखिएगा ईसा पूर्व है दोस्तों, ये ईसा पूर्व हमने यहाँ पे स्टेट किया था, तो इसको भी ईसा पूर्व आप लोग बना लीजिए। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था दोस्तों वो राजगद्दी पे कब बैठा? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ दोस्तों 345 ईसा पूर्व में हुआ, और जब ये राजगद्दी पे बैठा तो वो किस टाइम बैठा? 322 ईसा पूर्व। पूछ लेता है कि जो ये किस धर्म का अनुयायी था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था दोस्तों? अनुयायी। ठीक है, ये जो अनुयायी हुआ दोस्तों वो हुआ जैन धर्म का। ठीक है, ये जैन धर्म मानने वाला बना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किस वंश को मानते थे? तो वो मानते थे, सॉरी, किस धर्म को मानते थे? तो वो मानते थे जैन धर्म को। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, अगला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो अंतिम समय है वो कहाँ पे बिताया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपना अंतिम समय बिताया दोस्तों वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है अंतिम समय। ठीक है, ये पूछ लेता है दोस्तों अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम समय कहाँ बिताया दोस्तों? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कर्नाटक के श्रवणबेल, ठीक है, श्रवणबेलगोला में इन्होंने अपना अंतिम समय, सॉरी, श्रवणबेलगोला। ठीक है, श्रवणबेलगोला में इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। ठीक है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है दोस्तों ये आता है कि पूछ लेता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया। और सेल्यूकस निकेटर वही था दोस्तों जो हम लोगों ने सिकंदर के बारे में पढ़ा था। तो वो वहां पढ़ा था कि जो सेल्यूकस निकेटर था वो सिकंदर का क्या था दोस्तों? सेनापति था। तो ठीक है, तो वही सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हराया तो इसने बहुत लोगों को, लेकिन पूछ लेता है दोस्तों कि सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया? ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को क्या किया दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस, चंद्रगुप्त मौर्य जो था दोस्तों वो किससे जैन धर्म की दीक्षा ली। ठीक है, यानी ये पूछ लेता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन हुए जो इनको जैन धर्म की शिक्षा दिए? वो हुए दोस्तों भद्रबाहु। ठीक है, गुरु चंद्रगुप्त
मौर्य के गुरु का जो नाम था दोस्तों भद्र बाहु, ठीक है। और ये किस किस धर्म से थे दोस्तों? ये थे जैन धर्म से संबंधित, ठीक है। ये किस धर्म से संबंधित थे? भद्रबाहु जो थे वो जैन धर्म से संबंधित थे, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जो था दोस्तों उस सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, ठीक है। मेगास्थनीज जो था दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेगास्थनीज की किसका, देखिए दोस्तों एक पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे कि जो मेगास्थनीज था दोस्तों ना वो किसका राजदूत था? वो था वो था सेल्यूकस निकेटर का। और मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी उसका क्या नाम था दोस्तों? इंडिका, ठीक है। उसका क्या नाम था दोस्तों? इंडिका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी देख लीजिएगा कि इसका राजदूत था दोस्तों, ये जो राजदूत हुआ दोस्तों वो यही सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा क्योंकि पूछ लेता है एग्जामिनेशन में, पूछ लेता है कि मेगास्थनीज जो था वो किसका राजदूत था दोस्तों? वो था सेल्यूकस निकेटर का, ठीक है। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। अब देखिए पूछ लेता है कि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुआ जो दोस्तों युद्ध, वो उसका वर्णन कहाँ है दोस्तों? ठीक है, देखिए सेल्यूकस हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हुई, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। लेकिन इसका वर्णन कहाँ मिलता है दोस्तों? इसका जो वर्णन मिलता है, इस पॉइंट है दोस्तों, इसका जो वर्णन मिलता है, ठीक है, वो मिलता है दोस्तों एम्पियानस में, ठीक है। वो कहाँ पे मिलता है दोस्तों? वो मिलता है एम्पियानस में मिलता है चंद्रगुप्त और मेगास्थनीज के, ठीक है, एम्पियानस, ठीक है। एम्पियानस में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। हम लोग आगे मूव करेंगे दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। और अगला पॉइंट ये कहता है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था, ठीक है। देखिए प्लूटार्क ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथियां उपहार में दिया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई वो 298 ईसा पूर्व में हुई। और कहाँ हुई? वही हुई दोस्तों जहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में इन्होंने बिताया और उनकी मृत्यु यहीं पे हो गई। और इनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों? मृत्यु हुई 298 ईसा पूर्व, ठीक है, 298 ईसा पूर्व, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों? 298 ईसा पूर्व। चलिए हम लोग एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए हम लोग पढ़े मौर्य साम्राज्य में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि जो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक हुआ वो हुआ दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। फिर इनका जो जन्म हुआ दोस्तों 345 ईस्वी में हुआ,
लेकिन जब ये गद्दी पे बैठे तो वो इनका जो जन्म हुआ दोस्तों 345 ईसा पूर्व में हुआ। और इनका जो ये जब राजगद्दी पे बैठे तो वो कौन सा सन था दोस्तों, वो था 322 ईसा पूर्व। ठीक है। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि मुद्रा विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस में ये लिखा गया है, ये ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात निम्न कुल का। यानी मुद्रा राक्षस में ये बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो निम्न कुल से संबंधित थे। चाणक्य, देखिए दोस्तों, चाणक्य के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा कि चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की घनानंद को हराने के लिए, और बाद में यही चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने। और चाणक्य ने क्या लिखा, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो बुक है दोस्तों, वो किस धर्म से संबंधित है, किस विषय से संबंधित है, वो संबंधित था दोस्तों राजनीति से। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किस धर्म के अनुयायी थे, तो वो थे दोस्तों जैन धर्म के अनुयायी। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय कहाँ पे बिताया, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक युद्ध लड़ा और उस युद्ध का नाम है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से युद्ध लड़ा। ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। ठीक है। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है दोस्तों, इसका वर्णन मिलता है एम्पियानस में। इसका वर्णन मिलता है, कहाँ पे मिलता है दोस्तों, एम्पियानस में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है। फिर पूछ देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन हुए दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो जैनी गुरु हुए वो हुए भद्रबाहु। और इसी के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज जाता था, जिसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। और मेगास्थनीज जो था दोस्तों वो सेनापति था, राजदूत था। किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है। और फिर हम लोगों ने देख लिया कि इनकी जो मृत्यु हुई दोस्तों 298 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है दोस्तों, इतना नोट डाउन करिए आप लोग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया कि मौर्य साम्राज्य में मेनली हम लोग 3 राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो था दोस्तों वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। दूसरा जो हुए दोस्तों दूसरे हुए दोस्तों वो बिंदुसार। और जो लास्ट में आते हैं दोस्तों अशोक। ठीक है। तो मौर्य वंश में हम लोग 3 शासकों के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिंदुसार। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और बिंदुसार के बाद हम लोग अशोक पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट अशोक ही है दोस्तों। मौर्य वंश में सबसे इंपॉर्टेंट जो है करेक्टर वो है अशोक। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों अब बिंदुसार के बारे में। और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक और कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले दोस्तों। और मुझे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों तो मैं और भी मोटिवेट होऊंगा और आप लोगों को इन फ्यूचर में और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग मूव करते हैं आगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं दोस्तों और पढ़ेंगे अब बिंदुसार के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं। मौर्य वंश का अब हम लोग दूसरा शासक पढ़ेंगे दोस्तों। पहला शासक हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रखा है। दूसरे शासक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा जो शासक है दोस्तों वो है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये मतलब दूसरे शासक हुए मौर्य वंश के, आपको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए जब तक आपको एक क्रम से पता नहीं रहेगा चीजें दोस्तों, तब तक आप लोग थोड़ा सा कठिनाई महसूस करोगे। तो मैं यही आपसे रिकमेंड करूंगा कि अगर जो आप मौर्य वंश पढ़ रहे हो तो पहले अपने दिमाग में ये बना लो कि मौर्य वंश से संबंधित कौन कौन था दोस्तों। तो बिंदुसार हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों सबसे पहला यही प्रश्न पूछ लेता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी हुआ वो बिंदुसार हुआ। ठीक है, तो हम लोग एक एक पॉइंट करते हुए चलेंगे।
उत्तराधिकारी जो हुआ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ बिंदुसार। ठीक है, चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ बिंदुसार। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इसको अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अमित्र घात। ठीक है, पूछ देता है कि मौर्य काल के किस राजा को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है दोस्तों। वो जाना जाता है बिंदुसार को। और अमित्र घात का जो दोस्तों अर्थ होता है वो होता है शत्रु विनाशक। ठीक है, बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? अमित्र घात। ठीक है, अमित्र घात। और अमित्र घात का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है शत्रु विनाशक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अमित्र घात का जो। ठीक है, अमित्र घात का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है शत्रु विनाशक। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अमित्र घात का जो अर्थ है दोस्तों वो है शत्रु विनाश अर्थात शत्रुओं का विनाश करने वाला। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं। मौर्य साम्राज्य में हम लोगों ने पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा और उसके बाद दूसरे शासक के बारे में पढ़ते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ दोस्तों बिंदुसार। ठीक है, और बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाने जाते हैं। और अमित्र घात का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है शत्रु विनाशक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि ये किस संप्रदाय का संस्थापक था, सॉरी किस संप्रदाय का अनुयायी था दोस्तों। तो ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, पूछ देता है कि आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन था दोस्तों? तो वो था बिंदुसार अनुयायी। ठीक है, ये किस संप्रदाय का अनुयायी था दोस्तों? वो था आजीवक संप्रदाय का आजीवक संप्रदाय का जो है दोस्तों संस्थापक हुआ। ठीक है, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। पूछ देता है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का दोस्तों वो हुआ। ठीक है, वो किस संप्रदाय से संबंधित था दोस्तों? ठीक है, वो था आजीवक संप्रदाय से। ठीक है, किस संप्रदाय का अनुयायी था या किस संप्रदाय से संबंधित था? वो था दोस्तों आजीवक संप्रदाय का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। ये जो अनुयायी था दोस्तों वो था आजीवक संप्रदाय का। चलिए हम लोग आगे मूव करेंगे दोस्तों। आगे मूव करेंगे तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। वायु पुराण में बिंदुसार के लिए भद्रसार शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि वायु पुराण में बिंदुसार को वायु पुराण। ठीक है, वायु पुराण में इसको भद्रसार के नाम से जाना गया है, यानी भद्रसार के रूप में जाना गया है। और भद्रसार, ठीक है, भद्रसार इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछ लेता है दोस्तों कि वायु पुराण में किसको भद्रसार के नाम से जाना गया है, तो वो जाना गया है दोस्तों बिंदुसार को। ठीक है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी तक जो चीज हम लोगों ने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि बिंदुसार के बारे में हम लोग पढ़े। तो बिंदुसार हुआ दोस्तों वो उत्तराधिकारी हुआ किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, इसे अमित्र घात कहा गया, यानी अमित्र घात मींस शत्रु विनाशक। ठीक है, अमित्र घात का अर्थ क्या होता है दोस्तों? शत्रु विनाशक। और ये किस धर्म का अनुयायी था या किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये अनुयायी था दोस्तों आजीवक संप्रदाय का। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों कि वायु पुराण में जो बिंदुसार है उसके लिए भद्रसार
नाम का शब्द किया गया है। ठीक है, इन्हें भद्रसार के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ठीक है, कि बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में विद्रोह का वर्णन है। ठीक है, ठीक है, देखिए बिंदुसार के शासन काल में दोस्तों एक तक्षशिला, तक्षशिला जो झेलम नदी के तट पे है दोस्तों, तो बिंदुसार शासन काल में एक तक्षशिला विद्रोह, ठीक है, तक्षशिला विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तक्षशिला विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला, और यही तक्षशिला विद्रोह है दोस्तों, यही रिस्पॉन्सिबल है अशोक सम्राट के उदय का। ठीक है, तो तक्षशिला जब विद्रोह हुआ दोस्तों, ठीक है, तक्षशिला जब विद्रोह होता है तो जो बिंदुसार के लड़के विद्रोह जो होता है दोस्तों, तो बिंदुसार का जो बड़ा वाला लड़का था जिसका नाम था सुशील, ठीक है, तो इसने तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले सुशील को भेजा। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले इसने किसे भेजा, पहले भेजा जो दोस्तों इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले जो भेजा, पहले भेजा सुशील को, ठीक है, और बाद में भेजा दोस्तों, बाद में भेजा अशोक को। ठीक है, बाद में किसको भेजा, अशोक को भेजा। ठीक है, पहले जो इसने भेजा दोस्तों वो अपने बड़े बेटे सुशील को भेजा तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन जब सुशील ये चीज करने में असफल हो गया, विद्रोह को नहीं दबा पाया, तो बाद में अशोक को उसने भेजा तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए। जो तक्षशिला जो था दोस्तों वो क्रमशः सिंधु और झेलम नदी के तट पे था दोस्तों। ठीक है, तो अशोक वहां पे गया तक्षशिला में और इसने अपनी कार्य कुशलता से बहुत ही आराम से उस विद्रोह को कुचल दिया या उस विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, तो अशोक क्या किया कि अपनी कार्य कुशलता के कारण उस विद्रोह को समाप्त कर दिया, और वहीं से जो दोस्तों अशोक की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, वहीं से अशोक को की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाती है, और उसी के बाद अशोक एक महान शासक के रूप में सामने आता है। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो आज का हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सीरिया के नरेश एंटियोकस प्रथम से, देखिए बिंदुसार जो हुआ दोस्तों, ठीक है, उसने कुछ चीजों को डिमांड की, किससे, एंटियोकस प्रथम से, और एंटियोकस प्रथम जो था दोस्तों वो सीरिया का नरेश था। ठीक है, वो सीरिया का नरेश था। ठीक है, तो उससे उसने क्या किया दोस्तों, एंटियोकस, ठीक है, एंटियोकस, ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एंटियोकस, एंटियोकस प्रथम से, एंटियोकस प्रथम से, ठीक है, एंटियोकस प्रथम से सूखे अंजीर, मदिरा एवं एक दार्शनिक। ठीक है, एंटियोकस प्रथम से, देखिए दोस्तों एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार ने किस चीज का डिमांड किया, ठीक है, या मांगा, ठीक है, मांगा, ठीक है, क्या मांगा दोस्तों, वो मांगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटियोकस प्रथम जो सीरिया का नरेश था उससे बिंदुसार ने मांगा मदिरा, एक दार्शनिक, एक दार्शनिक और सूखे अंजीर। ठीक है, अंजीर, ठीक है, ये देखिए एंटियोकस प्रथम ने क्या, एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार ने मांगा क्या, मदिरा मांगा, एक दार्शनिक मांगा और सूखी अंजीर मांगा। ठीक है, तो अभी तक चलिए हम क्विक रिवीजन करते हैं दोस्तों कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ रखा है। हम लोगों ने बिंदुसार के बारे में पढ़ गए, बिंदुसार के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ जिसे अमित्रघात या शत्रु विनाशक के नाम से जाना गया। ठीक है, ये जो अनुयायी था दोस्तों आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था,
वायुपुराण में इसे भद्रसार कहा गया है। ठीक है, वायुपुराण में इसे क्या कहा गया है? भद्रसार। जो तक्षशिला है दोस्तों, तक्षशिला विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तक्षशिला विद्रोह के बाद ही अशोक महान का उदय होता है। तक्षशिला जो है दोस्तों, सिंधु और झेलम नदी के तट पे क्रमशः दो विद्रोह हुए। तो पहले क्या बोला दोस्तों, पहले जो बिंदुसार था दोस्तों, उसने अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा, लेकिन जो सुसीम हुआ वो विद्रोह को कुचलने में असफल हुआ। इसके कारण बाद में बिंदुसार ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को भेजा, और अशोक ने अपनी कार्य कुशलता से बड़े ही आराम से इस विद्रोह को कुचल दिया, और उसके बाद अपनी पॉपुलैरिटी स्थापित कर दी। और इसने एक वर्णन में क्या ये कहा जाता है कि सीरिया के एक जो नरेश थे एंटियोकस प्रथम, उससे बिंदुसार ने क्या क्या मांगे थे दोस्तों? मदिरा मांगा था, एक दार्शनिक मांगा था, और सूखे अंजीर की डिमांड की थी। तो देखिए दोस्तों, दो शासक के बारे में हम लोगों ने आज इस वीडियो में पढ़ लिया। ठीक है, दो शासक पढ़ लिया कि इसके किसके बारे में? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और बिंदुसार। ठीक है, जो लास्ट वाला दोस्तों शासक बचता है मौर्य साम्राज्य में, वो बनते हैं अशोक, अशोक महान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लंबा भी है दोस्तों, तो इसलिए अशोक को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत लंबे भी वीडियो हो जाते हैं तो मेरे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर बहुत लंबा वीडियो भी अपलोड ना करिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, हम आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। दोस्तों मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ एज अ गुरु दक्षिणा के तौर पे आप लोग एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर भी कर सकते हैं, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, और हमको मोटिवेशन मिलेगा तो इन फ्यूचर में मैं बहुत सारी वीडियो आप लोग को लिए प्रोवाइड करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।